हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हमारी जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर डिटेल्ड सॉल्यूशन चैप्टर वाइज की जो सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के पहले 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम लोग 11th क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 1995 से 2019 तक की है हमारी सीरीज़, और उसके बाद मैं 2020 के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरे चैनल सेक्शन में वीडियो सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग. Second is plastic deformation of a material, and third is magnetization of a material exhibiting hysteresis. Which of the above processes are irreversible? इनमें से कौन सी प्रोसेस irreversible है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो अपनी इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर कर सकता है। आपका वो सिस्टम सराउंडिंग अगर इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर कर सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर नहीं कर सकता तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। अब देखिए, पहला क्या है? एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ, ये आपका एक स्प्रिंग हो गया, यहाँ से ये मैंने एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है, ये आपका स्प्रिंग हो गया। अगर आप स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाते हो, इस डायरेक्शन में आपने एक फोर्स लगाया, तो होगा क्या कि जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, और जब आप इस फोर्स को रिमूव करोगे, हटाओगे, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको फोर्स इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं लगाना। अगर आपने इलास्टिक लिमिट से फोर्स लगा दिया तो स्प्रिंग में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, स्प्रिंग में एक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, और वो अपनी इनिशियल कंडीशन पर नहीं आ पाएगा। तब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगी। लेकिन हम जनरल केस मानकर चलेंगे कि हमने इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाया, फोर्स हटाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये हमारी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट उसने हमसे पूछा कौन कौन सी इरिवर्सिबल है, तो फर्स्ट तो आपकी रिवर्सिबल हो गई, फर्स्ट आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, फर्स्ट आपकी इरिवर्सिबल नहीं है। फर्स्ट आपकी कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसे ही 1 कट गया, देखिए ए ऑप्शन में 1 और 2 दे रखा है, 1 नहीं है तो आपका ए ऑप्शन यहीं से डायरेक्ट कट हो गया। आपका बी ऑप्शन में कह रहा है 1 और 3, 1 हो नहीं सकता तो आपका बी भी कट हो गया। डी ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3, तो आपका डी भी कट गया क्योंकि 1 आपकी स्टेटमेंट गलत हो चुकी है। बच गया आपके पास सी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन राइट होगा। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल है उसे इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिबिटिंग हिस्टेरेसिस। इसमें क्या होगा? हिस्टेरेसिस में होता है लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो हिस्टेरेसिस है, लॉसेस है, तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी। सेकंड में भी इरिवर्सिबल है, सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी दोनों की दोनों कैसी रहेगी? आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 11th का हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, 11th का सी आंसर होगा कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर अ थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? थ्रोटलिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, वो आपकी थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, थ्रोटलिंग प्रोसेस, देखिए आपका होता क्या है कि जो आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है किसी इनलेट सेक्शन पर, जिसे मैं 1 से दिखा रहा हूँ, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी KE1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q किसके बराबर होता है? ये होता है H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड प्लस आपका W। ये होती है आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब होता क्या है कि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस फ्लो थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड रीजन, जब फ्लो होगा किसी रेस्ट्रिक्टेड रीजन से तो वो आपकी थ्रोटलिंग प्रोसेस कहलाती है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज को नेग्लेक्ट रखते हैं कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, तो KE1 KE2 के बराबर किसी भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब एडियाबैटिक होगी, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो आपकी जो एंथैल्पी है H1 इज इक्वल टू में H2, ये होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये एक
एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड दिस प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल। हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है आपकी थ्रोटलिंग प्रोसेस। प्रेशर रिड्यूस होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, रीज़न क्या है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। जो प्रेशर है, प्रेशर रिड्यूस होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस में वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। तो ये रहती है हमारी थ्रोटलिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं क्या कहता है थ्रोटलिंग प्रोसेस। यहाँ पर कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन एडियाबैटिक स्टेडी फ्लो। क्या ये एडियाबैटिक है? बिल्कुल। थ्रोटलिंग प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक, किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होता और ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टीज वक्त के साथ चेंज नहीं करेगी। उसके बाद वो कहता है एंथैल्पी बिफोर एंड आफ्टर थ्रोटलिंग इज सेम। थ्रोटलिंग के पहले और थ्रोटलिंग के बाद एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहेगी। बिल्कुल सही बात है, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट इन द प्रोसेस ड्यू टू फॉल इन प्रेशर, प्रेशर में फॉल होएगा, जैसे मैंने बताया प्रेशर रिड्यूस करता है। ड्यू टू फॉल इन प्रेशर द फ्लूइड वेलोसिटी एट आउटलेट इज ऑलवेज मोर देन द इनलेट। फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो आउटलेट पे ज़्यादा होगी, इनलेट पर कम। ऐसा नहीं है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो हमारी सेम रहेगी। हमने क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस को नेग्लेक्ट रखा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv का स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वेलोसिटी या मास के चेंज होने से, वेलोसिटी बढ़ती तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती। हमने काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा है, यानी कि वेलोसिटी सेम रहेगी इनलेट पर भी आउटलेट पर भी। प्रेशर में फॉल जरूर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू फॉल इन प्रेशर। बिल्कुल प्रेशर फॉल होगा, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से होगा। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर फॉल होगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वेलोसिटी तो बढ़ती ही नहीं है थ्रोटलिंग प्रोसेस में। हमारी अजम्पशन ही ये रहती है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसका ए आंसर होगा। 12th का हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12th का ए ऑप्शन हमारे पास निकल कर आएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12th। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरह के क्वेश्चन असर्शन रीजन असर्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके ऑप्शंस क्या रहते हैं कि जो ए ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। जो बी ऑप्शन होता है वो होता है कि 1 भी सही है 2 भी सही है, लेकिन 2 स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करती, उसका कोई रीज़न नहीं है। सी ऑप्शन क्या होता है कि 1 भी सही है, 1 सही है पर 2 गलत है, और डी ऑप्शन कहता है कि 1 गलत है एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। इसमें कह रहा है थर्मोमीटर्स यूजिंग डिफरेंट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस में गिव डिफरेंट रीडिंग एक्सेप्ट एट 2 फिक्स पॉइंट्स। बिल्कुल सही है, जो थर्मोमीटर्स जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस के वो अलग अलग रीडिंग देंगे एक्सेप्ट एट 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स कौन से होते हैं, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर जो थर्मोमीटर्स होते हैं, चाहे कोई भी मटेरियल हो, वो सेम रीडिंग देगा, सेम रीडिंग। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1 स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू। सेकंड क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होते हैं वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते मटेरियल किस तरह का आप ले रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 13th का बी होगा, तो 13th का बी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो IES 2016, ये भी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13 ये सब IES 2016 में आए हैं। अब 14 ये भी रीजनिंग असर्शन टाइप क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस द प्रॉब्लम क्वांटिटेटिवली वेयर एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस द प्रॉब्लम क्वालिटेटिवली। बिल्कुल सही बात है, जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ अगर मैं किसी प्रोसेस के लिए लगाता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू में डी ई प्लस डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये किसके लिए है, ये प्रोसेस के लिए है, दिस इज फॉर अ प्रोसेस। अगर मैं इसी लॉ को किसी साइकिल के लिए लिखता हूं तो ये क्लोज इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू में साइक्लिक क्लोज इंटीग्रल डी डब्ल्यू के बराबर होगा, डी डब्ल्यू के बराबर। आप इस तरह भी लिख सकते हो, तो डी के ऊपर आप छोटा सा ये बार का साइन डाल सकते हो। तो ये आपका साइकिल के लिए, दिस इज साइकिल। फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो 100%, जितनी भी हीट है उसे 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो भी वर्क है उसे हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, ये बात करता है क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लो, जितना मर्जी, जितना हीट है 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना वर्क है वो 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड लॉ हमें बताता है कि ऐसा नहीं है, आप हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि आपकी जो हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है, वर्क आपका हाई ग्रेड एनर्जी होता है। तो आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते, आप हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते, वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेकंड लॉ जो बात करता है वो क्वालिटी बेसिस पे बात करता है, क्वालिटी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एंट्रोपी के कंसेप्ट को लेके आता है। तो सेकंड लॉ क्वालिटी की बात करेगा, फर्स्ट लॉ क्वांटिटी की बात करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो नंबर 1 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? थ्रोटलिंग प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती, थ्रोटलिंग प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसमें आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 is true, 2 is false, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। 14th का हमारे पास क्या राइट आंसर होगा? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन भी IES 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग एडियाबैटिक चार्जिंग ऑफ एन आइडियल गैस इनटू एन एम्प्टी सिलेंडर फ्रॉम अ सप्लाई मेन। देखिए क्या कहता है, एक आपका एम्प्टी सिलेंडर है, यहाँ पर ये आपका एक एम्प्टी सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है। इस सिलेंडर को यहाँ पर एक मैंने वॉल लगा दी है, इस सिलेंडर को एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया है, एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया है, और इस पाइपलाइन के अंदर क्या है? आइडियल गैस फिल है। इस पाइपलाइन के अंदर उसने आइडियल गैस फिल की हुई है। यहाँ पर ये पूरी आइडियल गैस है, और ये सिलेंडर कैसा है? ये सिलेंडर है एम्प्टी, खाली सिलेंडर है। इस एम्प्टी सिलेंडर को इस पाइपलाइन के थ्रू ये आइडियल गैस इसमें भरी जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक अनस्टेडी फ्लो का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? इस गैस की कुछ शुरू में प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर मास है, ठीक है, और ये सिलेंडर खाली है। जब इसको भरा जाएगा तो इसके अंदर मास आ गया, इसके अंदर जब मास आएगा, गैस आएगी, तो प्रेशर भी होगा उस गैस का, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वक्त के साथ बदल रही है। शुरू में कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, कोई वॉल्यूम नहीं है, मास नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर मास हो रहा है, मास इकट्ठा हो रहा है। तो ये अनस्टेडी फ्लो का क्वेश्चन बनता है। और आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इस केस में ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये एक स्टैंडर्ड केस है जिसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल कर आता है। और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि आप इस आइडियल गैस, ये जो आइडियल गैस है, इसकी इनिशियल एंथैल्पी होगी H1। इनिशियल एंथैल्पी मैंने H1 मान ली। जब ये गैस इस सिलेंडर के अंदर भर जाएगी, इस सिलेंडर के अंदर भर जाएगी, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे गैसेस में। सारी की सारी गैस तो भरी नहीं जा रही, ठीक। तो यहाँ पर जो इस गैस की फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो U2 के बराबर होगी, ठीक। मैंने U2 मान ली कि इसकी इंटरनल एनर्जी U2 है, शुरू में एंथैल्पी H1 है। तो आपके पास रिजल्ट निकलता है कि जो H1 होगा ना वो U2 के बराबर होगा, मतलब इनिशियल एंथैल्पी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा हमेशा। ये आपका अनस्टेडी के लिए हमेशा होगा। और ये गैस एक आइडियल गैस है, तो आप H1 को क्या लिख सकते हो? CpT1। आप U2 को क्या लिख सकते हो? CvT2, ठीक। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक। तो यहाँ से Cp अपॉन में Cv डैश शुड बी T2 अपॉन में T1, और ये आपके पास Cp अपॉन में Cv गामा आता है। T1 अगर मैं यहीं पे रखता हूँ तो गामा T1 इज इक्वल टू में T2। ये आइडियल गैस के लिए रिजल्ट निकल कर आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, T2 इज इक्वल टू में गामा T1 होगा जब ये आइडियल गैस होगी, वरना H1 इज इक्वल टू में U2, क्योंकि हम इसको एडियाबैटिक, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये एक एडियाबैटिक चार्ज कर रहे हैं। तो इनिशियल एंथैल्पी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है कि जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है गैस की सप्लाई मेन में, यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगी? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी उसके बराबर। तो यहाँ पर 15th का, यहाँ पर लिख देता हूँ, 15th का जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, वो बी आंसर होगा। 15th का बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी IES 2016 में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन नंबर 16 भी IES 2016 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर, सेकंड में गैस टर्बाइन, और थर्ड में कहता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द अबोव सिस्टम्स। आप कहाँ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हो? देखिए पहला कहता है इलेक्ट्रिक हीटर। जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है
किस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, बेसिकली रेसिस्टर, ये आपका रेसिस्टर लगा होता है, करंट आएगा, करंट फ्लो करके चला जाएगा, और यहाँ पर रेसिस्टर है तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, Q इज इक्वल टू में I²RT, ये जो फॉर्मूला होता है कितने टाइम के लिए क्या रेसिस्टर है और कितना करंट फ्लो करा रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस होता है इसमें हाईली रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर करंट आ रहा है करंट जा रहा है, प्रॉपर्टीज वक्त के साथ चेंज नहीं हो रही, हीट भले ही प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यहाँ पर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हो, तो आप इलेक्ट्रिक हीटर आपका एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लग सकती है, करंट आ रहा है, करंट बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सेकंड, गैस टरबाइन, जब आपका गैस टरबाइन होता है ना फ्रेंड्स, गैस टरबाइन में हम लोग एयर को यूज़ करते हैं, एयर को यूज़ करते हैं, ओपन सिस्टम के अंदर आता है हमारा गैस टरबाइन, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग उस पर लगा सकते हैं। क्या होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, पोटेंशियल एनर्जी एट वन सेक्शन प्लस क्यू, डेल्टा क्यू लिख लीजिए क्योंकि आपकी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, H2 प्लस KE2 प्लस PE2 प्लस डेल W, ये होती है आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो आप टरबाइन के ऊपर, टरबाइन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करके देगा, वर्क प्रोड्यूस करके देगा, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लगा सकते हो वहाँ पर। थर्ड में कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर बेसिक कंप्रेशर का काम होता है गैसियस फेज को होल्ड करना, जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाता है। जो पंप होता है ना वो लिक्विड फेज के लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विड को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन और वो जो पंप होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ाता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, लेकिन कंप्रेशर प्रेशर भी बढ़ाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट, जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा C, 16th का हो जाएगा C, 1 2 3 बोथ आर करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी IES 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो IES 2016 में पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल, और नीचे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस किसी साइकिल की रिवर्सिबिलिटी के लिए मस्ट है। देखिए कौन सी फॉलो करती है यहाँ पर, The pressure and temperature of the working substance must not differ appreciably from those of the surroundings at any state in the process। जो प्रेशर है, टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का, किसी भी सिस्टम का, वो सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, अगर आपका ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, ध्यान में रखिएगा, अगर आपका ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, ग्रेडियंट क्या, बेसिकली डिफरेंस किसका, किसी चीज़ का भी, प्रेशर का डिफरेंस हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो कि यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है यहाँ पर मटेरियल कम है तो कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। अगर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल। तो अगर आप रिवर्सिबिलिटी चाहते हो तो ग्रेडियंट बहुत कम होना चाहिए, मतलब प्रेशर टेम्परेचर में जो डिफरेंस है सिस्टम का सराउंडिंग के साथ वो बहुत कम होना चाहिए किसी भी स्टेट पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है वो फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है वो। सेकंड क्या कहता है, जो प्रोसेस है टेक प्लेस इन द साइकिल मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, जो प्रोसेस होनी चाहिए वो स्लो होनी चाहिए, मतलब आपकी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक, स्लो होनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट क्या आता है, द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, जो वर्किंग पार्ट्स होते हैं इंजन के वो फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होंगे तो लॉसेज होंगे, लॉसेज होंगे तो प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 17th का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में 1 2 3 तीनों है तो 17th का ए आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 2016 का क्वेश्चन, IES 2016 का 18th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम is a path function, point function, quantity which doesn't change in reversible process, quantity which changes when system undergoes a cycle। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है। कैसी होती है, पॉइंट फंक्शन, मतलब वो पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू है। जो आपकी हीट है, जो आपकी वर्क है, ये आपकी पाथ फंक्शन होती है, ये आपकी पाथ फंक्शन होती है, ये पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती, ये पाथ पर डिपेंड करती है कि क्या पाथ लिया गया प्रोसेस के द्वारा। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो पॉइंट फंक्शन है। यहाँ पर 18th का बी आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 जो IES 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2015 में 19th क्वेश्चन जो आया है,
अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉल्स फ्रीली इन वैक्यूम। एक बॉडी का जो मास है वो उसने दे दिया 20 kg, 20 kg का उसने मास दे रखा है और ये फॉल हो रहा है वैक्यूम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो लिख दिया है वैक्यूम, कीवर्ड है ये इस क्वेश्चन का। वैक्यूम के अंदर फॉल हो रही है। इट हैज़ फॉलन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस 50 मीटर। जो डिस्टेंस है जिस हाइट से कर रहा है, या फिर एच ले लो आप कि 50 मीटर की हाइट से वो बॉडी गिर रही है नीचे। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अज्यूम्ड एज 10, जी की वैल्यू लगा दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द बॉडी, बॉडी ने कितना वर्क डन किया। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसमें कंसेप्ट लगाते हैं कि ये जो बॉडी है ये ग्राउंड पर गिरी है 50 मीटर की हाइट पे, तो यहाँ से गिरी, ये हाइट हो गई, जिस हाइट से गिरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया उतना वर्क डन। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, यही हो गया वर्क डन। m की वैल्यू उसने दे दी 20 kg, g की वैल्यू दे दी 10, h की वैल्यू दे दी 50 और यहाँ से वर्क की वैल्यू निकाल दी 5 to the 10, 1 2 3 और ये एनर्जी क्या, जूल कह लो या न्यूटन मीटर कह लो। ये आंसर निकाल दिया, ये आंसर। और ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो इसे क्लिक भी कर देते। तो यहाँ पर बच्चे इस अप्रोच को लगाते हैं और ये बिल्कुल गलत है। उसने शुरू में क्या दिया, वैक्यूम है, वैक्यूम होगा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द रेसिस्टेंस होता है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन या कोई भी रेसिस्टेंस होगा उसके अगेंस्ट होता है। तो जब वैक्यूम है तो कोई रेसिस्टेंस नहीं तो कोई वर्क डन नहीं, तो वर्क डन की वैल्यू आपकी 0 निकल कर आएगी। यहाँ पर वर्क डन आएगा 0। तो यहाँ पर राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं अब 2015 में 20 क्वेश्चन जो आया वो क्या कहता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 जो IES 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट X टू स्टेट Y 30 किलो जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। किसी सिस्टम को X पॉइंट से X से Y पर लेके जा रहे हैं, X से Y पर जब लेके जा रहे हैं तो उसमें 30 किलो जूल की जो हीट है वो सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही है। 30 किलो जूल फ्लो कर रही है मतलब सिस्टम को सप्लाई की गई है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगी। X से Y की तरफ हीट जा रही है तो ये 30 किलो जूल पॉजिटिव। एंड द सिस्टम डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। सिस्टम ने 10 किलो जूल का वर्क किया है। जब X से Y में जा रहा है तो 10 किलो जूल का सिस्टम ने वर्क किया है, तो ये वर्क कैसा रहेगा, पॉजिटिव। व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न्ड फ्रॉम Y टू X, जब इस सिस्टम को Y से X वापस लेके जाया जा रहा है, Y से X किसी अनदर पाथ से, डू अलोंग अनदर पाथ, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 8 किलो जूल। मतलब सिस्टम के ऊपर 8 किलो जूल का वर्क हुआ है। सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है Y से X में, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, मतलब ये सिस्टम, ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव होगा। वो कहता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और एब्जॉर्ब, कितनी अमाउंट की हीट लिबरेट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। देखिए आपकी जब Y से X में जा रहा है तो कितनी हीट निकली है या एब्जॉर्ब किया, ये वो आपसे पूछ रहा है। अगर ये हीट आपकी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब सिस्टम को सप्लाई की गई है, मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। तो पॉजिटिव हीट मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। अगर नेगेटिव हीट आती है तो मतलब कि सिस्टम से हीट बाहर गई है, बाहर गई यानी कि वो लिबरेट हुई है, अगर नेगेटिव आता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन चुकी है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गई है X से Y, Y से X। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर फॉर्मूला, इसके लिए मैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, साइक्लिक इंटीग्रल dQ डेल्टा Q, साइक्लिक इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल dW। तो हीट X से Y में 30 किलो जूल की हीट फ्लोज होती है, प्लस Y से X में किसी भी तरह का जो हीट का इंट्रैक्शन वो हमें निकालना है कि Y से X में कितना भी हीट का इंट्रैक्शन हुआ है। W यहाँ से देखिए X से Y जब जा रहा है तो सिस्टम ने कितना वर्क किया, सिस्टम ने जो 10 किलो जूल का वर्क किया है तो 10 किलो जूल, तो इसको मैंने लिख दिया 10 किलो जूल। और Y से X में आपके पास सिस्टम के ऊपर कितना वर्क किया गया, 8 किलो जूल, सिस्टम के ऊपर 8 किलो जूल। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हो कि आपके QX से Y प्लस QY से X इज इक्वल टू में WX से Y प्लस WY से X। ये आपकी क्या रहेगी, ये आपका जितना हीट इंटरेक्शन हुआ है साइक्लिक प्रोसेस में उतना ही वर्क इंटरेक्शन हुआ है, जो आपका फर्स्ट लॉ आपको बताता है किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो X से Y के लिए 30, Y से X मुझे निकालना है, WX से Y है मेरे पास 10 किलो जूल और WY से X सिस्टम पर किया गया माइनस का 8। ठीक, तो यहाँ से QYX कितना आएगा, 10 माइनस 8 2 माइनस 30 दैट शुड बी माइनस का 28 किलो जूल। अब ये माइनस आया है, माइनस का मतलब क्या कि सिस्टम से हीट बाहर गई है, बाहर गई मतलब लिबरेट हुई। तो यहाँ पर
28 किलो जूल की हीट लिबरेट हुई है, बी आंसर हो जाएगा। 20 का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि 28 किलो जूल की हीट सिस्टम से बाहर गई। चलिए फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो टोटल हमारे पास 127 क्वेश्चंस है इस फर्स्ट चैप्टर के। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी अगर पार्ट समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। और मुझे ये भी बताना है कि आप थर्मोडायनेमिक्स के बाद किस सब्जेक्ट को चाहते हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर जो हम कर रहे हैं, ऐसी एक सीरीज़ गेट के लिए भी मैं स्टार्ट करूंगा, और सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद 2020 के गेट के और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के 2020 के ऐसे ही सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, बताना ज़रूर कि आपको कैसी वीडियो लगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।